कृष्णा जी की उम्र अब ढलान पर जा रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वह ज़्यादा दिनों तक इस संसार में नहीं रहेंगी। कृष्णा जी के पति को गुजरे लगभग 12 वर्ष हो चुके थे। कृष्णा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बेटी का ब्याह हो गया था, वह अपने ससुराल में थी और दोनों बेटों का भी ब्याह हो चुका था और दोनों अलग अलग शहर में नौकरी करते थे। पति के गुजरने के बाद कृष्णा जी अकेली रह गई थी। हालांकि कृष्णा जी के बेटे बहू ने कहा था कि वह उनके साथ चलकर रहे, जिस बेटे का घर दिल करे उस बेटे के घर रहें। लेकिन कृष्णा जी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी घर में गुजारा था, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था और बोला था, अभी तो मेरे हाथ पैर सलामत हैं और पेंशन भी मिलती ही है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। जब ज़रूरत होगी तो तुम लोग तो आ ही जाओगे। बेटा बहू का भी वहाँ रहना तो संभव था नहीं, क्योंकि सबकी नौकरी अलग अलग शहर में थी। इसलिए दोनों बेटे अपने अपने घर चले गए और बेटी भी अपने ससुराल में थी। कृष्णा जी ने जिंदगी के 12 वर्ष अकेले काटे। बीच बीच में बेटे बहू उनसे मिलने के लिए आते थे और वह भी अपने बेटे बहू के घर जाया करती थी। कृष्णा जी एक अच्छी खासी संपत्ति की मालकिन थी, जिसमें एक बड़ा घर, एक बड़ा प्लॉट, कुछ एफडी और अच्छा खासा जेवर था। वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं थी। हर महीने अच्छी खासी पेंशन तो मिलती ही थी। अब कृष्णा जी ने सोचा कि जिंदगी कभी भी उनका साथ छोड़ सकती है, इसलिए वह अपने जीते जी अपनी सारी चल अचल संपत्ति का बंटवारा अपने दोनों बेटों में कर दें, ताकि उनके जाने के बाद उनके बेटों को किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद न रहे और दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। कृष्णा जी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और बोला, देखो, घर और ज़मीन तो मैं दोनों बेटों को आधा आधा दे दूंगी। तुम लोग कागज़ बनवा लो, जिससे कि मैं अपने जाने से पहले यह घर और प्लॉट तुम दोनों के नाम कर दूं। उसके बाद इसका क्या करना है तुम लोग समझना, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे जो जेवर और बैंक में पैसे हैं उनके मैं 3 हिस्से करूंगी और अपने तीनों बच्चों को बराबर बराबर दूंगी। कृष्णा जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको क्या होने वाला है? चलिए, आप हमारे साथ चलकर रहिए। आप हमारे साथ रहेंगी तो वहाँ पर आपकी सेवा भी हो जाएगी। लेकिन कृष्णा जी ने बोला, मैंने अपना जीवन यहीं गुजारा है और मैं अपनी आखिरी सांस भी यहीं लेना चाहती हूँ। तुम लोग कोई ग्लानि महसूस मत करो कि तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता है, अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आ गई तो तुम लोग ज़रूर आ जाओगे। फिलहाल तुम लोग कागज़ बनवाकर बंटवारे का काम कर लो, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। 2-4 दिन में दोनों भाइयों के बीच जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। पैसों को भी माँ ने अपने तीनों बच्चों के नाम पर बराबर बराबर बांट दिया और उनकी मृत्यु के बाद उन तीनों को उनका हक मिल जाता। अब बात माँ के जेवर की आई। दोनों बेटों की नौकरियाँ थी, इसलिए वह अपनी अपनी बीवियों को वहीं पर छोड़कर लौट गए। कृष्णा जी ने अपनी बड़ी बहू मालती और छोटी बहू सुगना और अपनी बेटी आरती को बुलाया और बोला, मैं अपने जेवर तुम तीनों को बराबर बराबर बांटना चाहती हूँ। कृष्णा जी के पास एक बहुत सुंदर रत्न से जड़ित हार था, जो कि बहुत महंगा लगता था। उस हार को देखकर कृष्णा जी की दोनों बहुएं और बेटी हमेशा लालच में रहती थी कि वह तो हमें ही मिलना चाहिए। अब समस्या यह थी कि हार एक था और नज़र उस पर दोनों बहू और बेटी तीनों की थी। खैर, कृष्णा जी ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने मालती, सुगना और आरती तीनों को बुलाया और अपने सारे सोने चांदी के जेवर निकाल कर उन तीनों में अपने हिसाब से बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, जिससे कि तीनों संतुष्ट लग रहे थे। उसके बाद बारी आई उनके अनमोल हार की। कृष्णा जी को अच्छे से पता था कि हर किसी को इसका लालच है। कृष्णा जी ने बोलना शुरू किया, यह मेरा फेवरेट हार है। यह तुम्हारे पापा ने मुझे उस वक्त दिया था जब उनके ज़्यादा आमदनी नहीं थी। हम दोनों मेले में घूमने गए थे और वहीं बाजार में एक दुकान में मुझे यह हार दिखा था। एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गया था। हम गए तो मेला घूमने थे, लेकिन मेले के बाजार से यह हार लेकर आए थे, जो कि आज तक मैंने संभाल कर रखा है। मुझे इतना पसंद है। अब तुम लोगों को फैसला करना है कि यह हार कौन लेगा। हार मेले से लिया गया है। यह सुनकर तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया था। कृष्णा जी की बेटी आरती ने बोला, मम्मी, कोई बात नहीं, आप अपने दोनों बहुओं में से जिसे चाहे यह हार दे दीजिए
और हाँ, मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। घर पर मेरी बुआ सास आने वाली हैं, इसलिए वह बुला रही हैं। इस पर कृष्णा जी ने बोला, ठीक है, तू अपनी पैकिंग कर ले। तब तक छोटी बहू सुगना ने बोला, मम्मी जी, आप यह हार दीदी को दे दीजिए, मुझे भी अब जाना होगा। मयंक के फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। कृष्णा जी ने बोला, ठीक है बेटा, तू भी अपनी पैकिंग कर ले। अब वहाँ पर मालती अकेली बच गई थी। कृष्णा जी ने बोला, मालती बेटा यह हार तू ले ले। उन दोनों ने तो मना कर दिया। मालती ने बोला, ठीक है माँ जी, जब उन दोनों को यह हार नहीं चाहिए तो मैं ले लूँगी। आखिर इतना खूबसूरत हार है। पर आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगी, आपकी तबीयत अब बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। आप मेरे साथ चलिए। मेरा भी यहाँ ज़्यादा दिन तक रुकना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और आपको अकेले यहाँ छोड़कर गई तो मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी। हमने इतने सालों तक आपकी जिद मानी, अब आपको हमारी जिद माननी पड़ेगी और हमारे साथ चलकर रहना पड़ेगा, ताकि हम आपका ख्याल भी रख सकें और अपना परिवार भी संभाल सकें। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझ रही होंगी। कृष्णा जी ने बोला, हाँ बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझ रही हूँ। ले, यह हार तेरे हिस्से में आया है, इसे संभाल कर रखना। कहकर कृष्णा जी ने हार मालती की तरफ बढ़ा दिया। तब तक आरती और सुगना अपना अपना सामान पैक करके आ चुके थे और आरती हंसते हुए बोलने लगी, क्या मेले से खरीदे हुए हार को भी माँ संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है क्या? सुगना ने भी बोला, हाँ, हम तो आज तक इसे असली का हार समझ रहे थे, पर आज जब आपने बताया कि मेले के बाजार से आपने इसे लिया है तो हमें समझ में आया कि यह तो एक नकली रत्न जड़ित हार है। इसे हम लेकर क्या ही करेंगे? दीदी भी इसे क्यों ले रही हैं, यह तो वही जाने। अच्छा, अब हम चलते हैं। कृष्णा जी ने कहा, रुको, तुम दोनों से किसने कहा कि यह नकली हार है? क्या मैंने यह बात बोली कि यह नकली हार है? इस पर आरती ने कहा, लेकिन मम्मी, अभी तो आपने कहा कि आपने इसे मेले के बाजार से खरीदा था। कृष्णा जी ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, इसलिए तुम दोनों के सामान तुरंत पैक हो गए, क्योंकि तुम दोनों को लगा अब जो कुछ भी मिलना था वह तो मिल चुका है। अब इस नकली हार को लेकर तुम लोग करोगी ही क्या? मेरी फिक्र तुम दोनों में से किसी ने भी नहीं की और अपने अपने सामान पैक कर लिए। लेकिन मालती को हार से ज़्यादा मेरी फिक्र थी और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे पता है इस हार का लालच मालती को भी था, क्योंकि यह हार है ही इतना खूबसूरत। लेकिन यह जानने के बाद भी कि यह हार नकली है, उसने मेरा आशीर्वाद समझकर हार ले लिया, क्योंकि मैं उसे दे रही थी। लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए भी कहा। जिस तरह से मेरी बातों से तुम दोनों को लगा कि यह हार नकली है, मालती को भी जरूर लगा होगा कि यह हार नकली है। वह बेवकूफ़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। इससे यह पता चलता है कि उसे मेरे धन दौलत और पैसों का लालच नहीं है। और तुम दोनों की मर्जी से यह हार मैंने मालती को दिया है। अब तुम दोनों की असलियत भी मुझे दिख गई है। वैसे तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह हार नकली नहीं है, बल्कि असली है और बहुत ही महंगा है। आज के ज़माने में इसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। और हाँ, मैंने यह बोला था कि मेले के बाज़ार में लगी दुकान से मैंने इसे ख़रीदा था। तो क्या मेले के बाज़ार में कोई सुनार की पक्की दुकान नहीं हो सकती? मैंने इसे एक बड़े सुनार की दुकान से ख़रीदा था, जिसकी दुकान उस मेले के बीच में ही पड़ती थी। और हम मेला देखने ही गए थे और उस सुनार की दुकान में हमें यह हार दिखा था। उस वक्त यह हार 10,000 रुपयों का था, लेकिन आज इसकी कीमत 10 लाख से कम नहीं होगी। लेकिन तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए मैंने ऐसी कहानी गढ़ी थी। मेरी परीक्षा में तुम दोनों फेल हो गई और मेरी बड़ी बहू मालती पास हो गई। तुम दोनों ने अपने मुंह से यह हार मालती को देने के लिए कहा है और खुद लेने से इनकार किया है। इसलिए अब इस हार पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहू मालती का ही हक है। बाकी सब तो तुम लोगों में बराबर बराबर बांट ही दिया है। इसलिए उम्मीद है मेरे जाने के बाद भी तुम लोग आपस में किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं करोगे और मिलजुल कर प्रेम से रहोगे। और अब मैं मालती बहू के साथ उसके घर में रहने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ पर उसका रहना संभव नहीं है। और तुम दोनों ने तो मुझे एक बार भी अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि तुम दोनों को जो चाहिए था वह तुम्हें मिल चुका है। तो मेरी फिक्र तुम दोनों क्यों करोगे? आज मुझे पता चल चुका है कि सही मायने में मेरी फिक्र सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहू को है।